हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यूनिवर्सल लॉज। आज इस वीडियो में हम राजस्थान जुडिशरी का जो एग्ज़ाम आज 28 नवंबर 2021 को कंडक्ट किया गया, उस क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ बी का जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर्स को क्विकली डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, दैट इज़ अंडर द प्रोविजंस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट वेन एवर अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट taken by itself can and ought to be specifically performed stands on a separate footing। ये जो आपका क्वेश्चन है, देखिए ये डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा गया फ्रॉम सेक्शन 12 ऑफ योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एट अटैच टू अर्थ डज नॉट मीन, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज ग्रोइंग क्रॉप्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन। देखिए जो डेफिनेशन क्लॉज है आपकी अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है कि अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, इसे क्या कहेंगे? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस सेक्शन से या कहाँ से पूछे गए, सो दैट अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप उसको बैरेक्ट से चेक भी कर सकते हैं और अपने बैरेक्ट में मार्क करें करेक्ट आंसर क्या था, सो दैट आपका वो क्वेश्चन दोबारा कभी गलत ना हो। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट इज नॉट करेक्ट। आपको यहाँ पर बताना है कि सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग क्या करेक्ट नहीं है। सो अ कैरिकेचर इज नॉट अ डॉक्यूमेंट, ये गलत लिखा हुआ है बिकॉज कैरिकेचर इज इंक्लूडेड इन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मैनी डेज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस इज एबसेंट, कितने समय तक अगर वो एबसेंट रहता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड दैट इज 60 डेज। नेक्स्ट, अंडर सीपीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। देखिए जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं इनके बारे में सेक्शन 94 ऑफ योर सिविल प्रोसीजर कोड वहाँ पर मेंशन किया गया है और वहाँ पर कहीं भी ग्रांटिंग ऑफ परमानेंट इंजंक्शन नहीं दिया गया। सीपीसी में जो इंजंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं दैट इज टेम्पररी इंजंक्शन ओनली। नेक्स्ट, under code of civil procedure in one situation the contract of engagement of a lawyer by the party to the suit will be deemed to continue even after the death of that party। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका ये पूछा गया from the provision of order 22 that is regarding डेथ, मैरिज और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज का क्या इफेक्ट होता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। दैट इज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज टिल द प्लीडर इन्फॉर्म द कोर्ट अबाउट द डेथ ऑफ पार्टी। देखिए ऑर्डर 22 को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग द डेथ ऑफ पार्टी एंड करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the purpose of hearing any reference under article 143 of constitution of india the minimum number of judges। 143 बेसिकली जो कि रेफरेंस की बात करता है कि जब रेफर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा किसी मैटर को तो वहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने होने चाहिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 5 जजेस होने चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहाँ पर पूछा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी अंडर सेक्शन 230 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल नॉट बी प्रिज्यूम्ड। जब आप सेक्शन 230 देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो वहाँ पर कुछ प्रिजम्पशंस के बारे में बात की गई है, लेकिन वहाँ पर शैल नॉट इंक्लूड, क्या प्रिजम्पशन इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 that is where the principal does not disclose the name of his agent। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के इन एडवर्टीजमेंट इन अ न्यूज़पेपर इज व्हाट। एडवर्टीजमेंट इज एन इन्विटेशन फॉर प्रपोजल, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब होता है? इंटरप्रिटेशन मीन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट बाय द कोर्ट्स। नेक्स्ट इज
Under Specific Relief Act, any person having the possession or control of a particular article of movable property of which he is not the owner, जिसका वो पर्सन ओनर भी नहीं है, ही में नॉट बी कंपेल्ड। देखिए काफ़ी क्वेश्चंस इस तरह के पूछे गए इस पेपर में जहाँ पर नॉट वर्ड यूज़ किया गया है, एंड अगर किसी स्टूडेंट ने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो उसका वो पूरा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि वहाँ पर नॉट पूछा जा रहा है या विच इज़ करेक्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया आपसे कि मे नॉट बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर इट टू द पर्सन। ये जो आपका क्वेश्चन है ये पूछा गया है फ्रॉम सेक्शन 8 ऑफ योर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। देखिए सेक्शन 5 और 6 जो है SRA के, वो बात करते हैं रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड सेक्शन 7 और 8 में हम पढ़ते हैं रिगार्डिंग द रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये दैट इज रिगार्डिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, एंड दिस इज आस्क्ड फ्रॉम सेक्शन 8 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर भी नॉट लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the provisions of Rajasthan Rent Control Act 2001, which of the following is not? देखिए दोबारा से नॉट वाला क्वेश्चन। अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस करे, उसी में काफ़ी नॉट तरह के क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले। सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विच इज़ नॉट अ रिक्वायर्ड रिगार्डिंग इंस्पेक्शन ऑफ रेंटेड प्रेमाइसेस, कि इंस्पेक्शन से रिलेटेड क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। सो 4th इज़ योर करेक्ट आंसर कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंस्पेक्शन जो है वो टीनेंट की प्रेजेंस में किया जाए, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से आपको बताना है कि अगर कोई भी सर्विस ऑफ समन्स के बाद जो पर्टिकुलर सूट है उसको कितने टाइम पीरियड के अंदर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 12 मंथ्स। नेक्स्ट, टू एनफोर्स अ राइट ऑफ प्रियम्पशन। देखिए प्रियम्पशन सूट के बारे में जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन एक्ट में जो पीछे एक शेड्यूल दिया गया है वहाँ पर शेड्यूल के अंदर लिमिटेशन पीरियड दिया गया है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रियम्पशन सूट के लिए लिमिटेशन पीरियड कितना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 1 ईयर। नेक्स्ट इज question regarding a particular maxim that is related to interpretation of statutes. A tris magis velet quam paret, this is also known as, this is a rule of reasonable construction. Next, under the code of civil procedure, in which of the following case signed does not include stamped? देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया। जब हम पढ़ते हैं CPC वहाँ पर हम सेक्शन 2 पढ़ते हैं जिसमें कि डेफिनेशंस दी गई हैं, डेफिनेशन क्लॉज है, वहाँ पर बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम क्या करते हैं केवल बहुत जो इंपॉर्टेंट हैं या जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं पर ध्यान देते हैं। पर वहीं पर जब आप सबसे लास्ट जो डेफिनेशन है डेफिनेशन क्लॉज देखेंगे और उसका जो 20th है 2 क्लॉज 20 को देखेंगे, वहाँ पर साइंड के बारे में लिखा गया है कि साइंड डज नॉट इंक्लूड स्टैम्प इन केस ऑफ जजमेंट। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैप्टर 8 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। देखिए चैप्टर 8 जब हम पढ़ते हैं जो कि एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात करता है, तो विच इज़ इनकरेक्ट, आपको ये बताना है कि क्या करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज यहाँ पर लिखा गया है कि दिस चैप्टर अप्लाइज टू इंस्ट्रूमेंट्स विच आर रिलेटेड टू कस्टम्स और नेगोशिएबल, लेकिन जो चैप्टर 8 है ऑफ TPA दिस डज नॉट अप्लाई टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इसीलिए आपका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज द writ jurisdiction of High Court is wider than that of the writ jurisdiction of Supreme Court. हाई कोर्ट का जो writ jurisdiction है वो सुप्रीम कोर्ट के writ jurisdiction से वाइडर है। एग्जामिन द करेक्ट आंसर, इसे जस्टिफाई करने के लिए आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1 कि हाई कोर्ट का जो writ jurisdiction है दिस इज वेरी मच वाइडर देन दैट ऑफ द jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज हाई कोर्ट
का जो रिट जुरिस्डिक्शन है, दिस कैन बी इन्वोक्ड in order to establish fundamental rights as well as any other rights also. Next is under section 15 of limitation act, exclusion of time is not applicable to. section 15 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर सूट के बारे में मेंशन किया गया है, एप्लीकेशंस के बारे में मेंशन किया गया है, लेकिन अपील्स के बारे में मेंशन नहीं है, और यहाँ पर ये पूछा गया नॉट एप्लीकेबल टू. सो करेक्ट आंसर आपका होगा अपील्स. देखिए आज का जो ये क्वेश्चन पेपर था ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ड था ऑन सेक्शंस कि आपको इन डेप्थ बेसिकली आपको बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज है वो पता होनी चाहिए. अभी तक देखिए हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, वेदर दिस इज़ उत्तराखंड एपीओ एग्ज़ाम, वेदर अगर आपने हरियाणा प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखा हो, और आज का भी ये क्वेश्चन पेपर, तीनों पेपर्स को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बेयर एक्ट इज़ मस्ट. कंसिडर बेयर एक्ट इज़ द सोल ऑफ एवरी एग्ज़ाम, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस बेयर एक्ट बेस्ड रहते हैं. उसके अलावा यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्वेश्चंस ने जहाँ पर नॉट पूछा जा रहा है, ट्रू अनट्रू पूछा जा रहा है. सो इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर फ्रेम किए गए. सो बैक टू क्वेश्चन नंबर 21. अकॉर्डिंग टू विच रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन द मीनिंग ऑफ वर्ड इज टू बी जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नॉसेटर आर सॉसेस, दैट इज थर्ड इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आपका आता है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट. एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 23 शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द रेंट अथॉरिटी विद इन हाउ मच टाइम पीरियड. सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज. सेक्शन 23 ध्यान से पढ़ेंगे, वहाँ पर 60 डेज ही लिखा हुआ है. नेक्स्ट देखिए फिर से नॉट करेक्ट. अंडर CPC विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट आपको बताना है. सो यहाँ पर आपका आंसर होगा फोर्थ, दैट इज डिक्री इंक्लूड्स एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर, बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डिक्री. नेक्स्ट द रिपीलमेंट ऑफ राजस्थान प्रीमिसेस Control of Rent and Eviction Act 1950 by Section 32 Clause 1 of Rent Control Act affected which of the following. बेसिकली आपको सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1 जो है ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ये क्लियरली पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या लिखा गया है. सो अकॉर्डिंग टू दैट ये तीनों आपके ऑप्शंस करेक्ट है, और इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज. नेक्स्ट ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22E ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट कितनी कोर्ट फीस पे की जानी चाहिए. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 ऑफ योर राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, एंड वहाँ पर मेंशन किया गया है 100 रुपीज़. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एविडेंस एक्ट इज नॉट करेक्ट. एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड जो है दिस इज रॉन्ग. काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज अगेंस्ट द पार्टीज हु, यहाँ पर होना चाहिए था हु डज नॉट एग्जीक्यूट देम कम्स अंडर सेकेंडरी एविडेंस. तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर देखिए आपको ये वीडियो किसी भी मैनर में हेल्पफुल लग रहा है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन. क्वेश्चन नंबर 27. अंडर विच सेक्शन इट इज़ प्रोवाइडेड that in all civil proceedings the husband or wife of party to the suit shall be a competent witness. करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेक्शन 120 ऑफ एविडेंस एक्ट. नेक्स्ट pending proceedings in any representative suit the dispute is settled between plaintiff and defendants, के बीच में सूट सेटल हो जाता है. they jointly filed an application to record the settlement which was allowed. settlement को allow कर दिया जाता है. is there any procedural irregularity? according to me the correct answer would have been 4, बिकॉज यहाँ पर जब रिप्रेजेंटेटिव सूट में पार्टीज सेटलमेंट करना चाहती हैं तो वहाँ पर कोर्ट की ये ड्यूटी होती है कि कोर्ट सभी पार्टीज़ को इस चीज़ का नोटिस देगा एंड एज वेल एज जो सेटलमेंट होगा विद द लीव ऑफ कोर्ट वो किया जाएगा. सो फॉर मी द करेक्ट आंसर वुड हैव बीन 4. बाकी कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होंगे जिसके लिए आपको ऑफिशियल आंसर की का वेट करना चाहिए.
एंड वहीं से आपको करेक्ट आंसर देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट्स इज करेक्ट। आपको बताना है गिफ्ट के रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर 3 कि यदि गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से पहले डोनी की डेथ हो जाती है तो ऐसी सिचुएशन में द गिफ्ट इज वॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ देखिए वो दिया गया आपका 10th शेड्यूल में। सेक्शन 87 ऑफ एविडेंस एक्ट आपका किस चीज़ के साथ डील करता है? इट डील्स विद प्रिजम्पशंस रिगार्डिंग बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशन क्लॉज है वहाँ पर क्या डिफाइन नहीं किया गया? तो वहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज, बॉन्ड एंड प्रोमिसरी नोट, ये तीनों चीज़ें डिफाइंड हैं। आपका आंसर होगा चेक। चेक इज नॉट डिफाइंड। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिक्वायर्ड फॉर वैलिड रेटिफिकेशन। वैलिड रेटिफिकेशन के लिए क्या जरूरी है? द नॉलेज ऑफ करेक्ट फैक्ट्स ऑफ द केस। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अंडर लिमिटेशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन। आपको बताना है करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1 कि टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज एक्सक्लूसिवली। यहाँ पर नॉट होना चाहिए था कि विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली, लेकिन नॉट यहाँ से ओमिट किया गया है, इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है। फ्री लीगल एड के बारे में हम पढ़ते हैं अंडर आर्टिकल 39A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC कितने टाइम पीरियड तक रहेगा? 2 months। अंडर सेक्शन 32 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, सेक्शन 32 जो है आपका ऑफ योर पॉक्सो एक्ट, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कितना प्रैक्टिस का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज प्रैक्टिस ऑफ नॉट लेस देन दैट ऑफ 7 years एज एन एडवोकेट। नेक्स्ट देखिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का क्वेश्चन आता है। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज पेनल्टी इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उनको पेनल्टी दी जाएगी। नेक्स्ट, अंडर द प्रोविजंस ऑफ 105A ऑफ CRPC आइडेंटिफाइंग इंक्लूड। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस जो है इनको हम डिफिकल्ट कंसिडर कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, बिकॉज ये बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट प्रोविजन से क्वेश्चन फ्रेम किया गया जिसको बिल्कुल भी स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज while releasing the offenders after admonition under probation of offenders act which of the following fact need not to be taken into consideration। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कि punishment provided for the offense is not to be considered। With reference to section 90 of IPC, consent of a child means the consent of a child who is below the age of 12 years। अंडर इंडियन पीनल कोड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर। प्रिपरेशन ऑफ मर्डर इज नॉट पनिशेबल इन इटसेल्फ। नेक्स्ट देखिए आपका जो ये क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन है ऑफ योर इंडियन एविडेंस एक्ट में। जब आप देखेंगे वहां पर इलस्ट्रेशन दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर होगा इररिलेवेंट अगेंस्ट सी। Next is under Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 who may not be designated as a child welfare officer। चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर किसको डेजिग्नेट नहीं किया जा सकता? सो करेक्ट आंसर इज 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अंडर द प्रोविजंस ऑफ
प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखिए क्वेश्चंस जो है वो दो ही तरह से फ्रेम्ड है इस पूरे पेपर में ज़्यादातर, या तो आपसे पूछा जा रहा है विच इज़ नॉट करेक्ट, या फिर डायरेक्टली लिखा गया है कि विच इज़ रॉन्ग। मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं इसी तरह से फ्रेम किए गए हैं। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कि ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये गलत स्टेटमेंट है, इसके लिए आप सेक्शन 32 को रेफर करें। नेक्स्ट सेक्शन 17 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, रूल्स कैन बी फ्रेम्ड बाय। रूल्स फ्रेम करने की पावर किसके पास है? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, Z's will contain these words, I direct that all my remaining property be equally divided। A, B और C के बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाए, लेकिन A डिसऑनेस्टली B के नाम को वहाँ से स्क्रैच आउट कर देता है ताकि ये बिलीव किया जाए कि पूरी जो प्रॉपर्टी है वो A और C के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट होनी है। सो यहाँ पर A ने क्या किया? ही कमिटेड फॉर्जरी। Evidence in proceedings of section 125 of CRPC shall be recorded in the manner as prescribed for summons केस की तरह रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 जो है इसको ऑफिशियल गजट में कब पब्लिश किया गया? फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2 अक्टूबर 1987। नेक्स्ट, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 141 ऑफ एनआई एक्ट कंपनी डज नॉट मीन। देखिए सेक्शन 141 को जब आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो वहाँ पर एट द बॉटम ऑफ द सेक्शन कंपनी को डिफाइन किया गया है एक तरीके से कि कंपनी में क्या इंक्लूडेड है। तो कंपनी में यहाँ पर पूछा जा रहा है डज नॉट मीन, तो इसका आंसर होगा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वहाँ पर नहीं लिखा, वहाँ पर लिखा है कंपनी का मतलब है बॉडी कॉर्पोरेट फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सो ये हमने डिस्कस किया आज 50 क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं कि रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करें इसी तरह से और आपको आंसर्स बताएं, सो डू राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपको किसी भी मैनर में बेनिफिशियल लगती है सो डू support us, hit the like button, and for all upcoming notifications do press the bell icon. Thank you.